हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं नेट एग्जाम के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे सर नेट एग्जाम के बारे में बताएं, ये एग्जाम कब कराया जाता है, कैसे कराया जाता है, कौन दे सकता है, कौन एलिजिबल है या नहीं है, या इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला तो यही होता है कि नेट एग्जाम होता क्या है, कितने एक साल में कितनी बार कंडक्ट कराया जाता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इस एग्जाम को दे सकता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। नंबर थर्ड क्वेश्चन है कि इसके यूजेस या बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर हम नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके यूजेस क्या है या फिर बेनिफिट्स क्या है। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है लिमिटेशंस क्या है, मतलब इस एग्जाम को आप कब तक दे सकते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है। और उसके बाद नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है इसके पासिंग मार्क्स क्या है। जैसा कि आपको पता है कि जो नेट एग्जाम होता है वो दो तरह का होता है, यूजीसी नेट एग्जाम और सीएसआईआर नेट एग्जाम। तो इनमें से इन दोनों में पासिंग मार्क्स क्या होता है। और नंबर सिक्स क्वेश्चन कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि सर बीएड कंपलसरी है नेट एग्जाम के लिए या नहीं। तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा यहीं पर कि बीएड जरूरी नहीं है कि आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बीएड कंपलसरी करें। नहीं, बीएड कंपलसरी नहीं है, आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसके बेस पर आप नेट एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि इज नेट एग्जाम टफ, यस या नो, मतलब कि नेट एग्जाम टफ होता है या नहीं। तो सही बात है कि भाई नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन पेपर है तो ये एग्जाम जो होता है वो टफ होता है, ठीक है, इसका रिजल्ट भी काफी टफ आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है इसकी सैलरी क्या है। अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किस चीज के लिए एलिजिबल हैं और उसके बाद उसकी सैलरी क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि भाई नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या पीएचडी जरूरी है या नहीं। ये भी काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। या फिर पीएचडी करने के लिए नेट एग्जाम जरूरी है क्वालिफाई करना या नहीं, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट के, जो कि इस वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जेआरएफ की सैलरी क्या है। पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि भाई जेआरएफ क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होता है। और उसके बाद क्वेश्चन है यहीं पर कि जेआरएफ क्लियर करने वालों को कितना सैलरी मिलता है, ठीक है, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कोचिंग जरूरी है या नहीं। काफी स्टूडेंट के मन में यह भी सवाल रहता है कि क्या नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग जरूरी है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट में डिफरेंशिएशन क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं क्योंकि काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि भाई सीएसआईआर नेट क्या है, यूजीसी नेट क्या है। आपसे कोई पूछता है कि सीएसआईआर क्या आप सीएसआईआर नेट से हो, तो मतलब कि वो डिपेंड करता है कि आपके पास सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसके अंदर में आने वाले सीएसआईआर नेट के अंदर आने वाले कौन से सब्जेक्ट्स हैं, यूजीसी नेट के अंदर कौन से सब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्या बीटेक के स्टूडेंट नेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर वहां पर 14 है नेगेटिव मार्केटिंग होती है या नहीं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है या नहीं। नेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग यूजीसी में होती है या सीएसआईआर में होती है या फिर दोनों में होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके माइंड में आते होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यह एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मतलब कि इसका एग्जाम में मार्क्स किस तरह से मिलते हैं और कितने में से पास होना है। तो ये एग्जाम पैटर्न के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 है सीएसआईआर नेट पासिंग मार्क्स, मतलब कि सीएसआईआर नेट में पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके पास। मतलब आप सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करने के बाद जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर ही बने, आपके पास और भी कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 18 है एक साल में यह एग्जाम 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि यह एग्जाम एक साल में कितनी बार होता है या फिर सालों में होता है। तो ये एक साल के अंदर दो महीने, एक तो जून का महीना और एक दिसंबर का महीना, ठीक है, 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है यूजीसी नेट में कितने सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो देखो लगभग 81 सब्जेक्ट यूजीसी नेट में होते हैं। सीएसआईआर नेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कंडीशन क्या है। काफी सारे स्टूडेंट ये भी होते हैं कि भाई नेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए या पीएचडी क्लियर होनी चाहिए या फिर इसकी कंडीशन क्या है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तभी आप एलिजिबल है, या तो आप सबसे पहले मास्टर डिग्री जैसे आपने कंप्लीट कर ली है, या तो आप पीएचडी क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा कंडीशन ये है कि आप मास्टर डिग्री के साथ आप नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की ये कंडीशंस है, या तो आप पीएचडी क्लियर करना होगा या नेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है डज यूजीसी नेट एग्जाम, मतलब कि यूजीसी नेट एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। तो ये डेफिनेटली रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं नेट एग्जाम में, लेकिन थोड़ा वहां जो टॉपिक्स हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। टॉपिक वही रहेगा, बस उससे क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट आ जाते हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
तो चलिए गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ नेट एग्जाम के बारे में। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन पेपर होता है, और इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं जिनके पास साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, उनको जो है CSIR की कैटेगरी में रख दिया गया है। ठीक है, CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। एक तो होता है केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस। अब यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने MSc केमिस्ट्री से की हो तो वो केमिकल साइंस के अंदर आते हैं। ठीक है, वो जो है नेट एग्जाम, CSIR नेट एग्जाम केमिकल साइंस उनका सिलेबस होगा। ठीक है, अब हम लाइफ साइंस की अगर बात करते हैं तो उनके अंदर जूलॉजी, बॉटनी, एनिमल साइंस, इसके अलावा जेनेटिक्स। लाइफ साइंस के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने MSc जूलॉजी से किया हो, बॉटनी से किया हो, या एनिमल साइंस, जेनेटिक्स, और भी कुछ लाइफ साइंस के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो स्टूडेंट जो है उनका सिलेबस लाइफ साइंस से रिलेटेड होगा। वो CSIR नेट एग्जाम लाइफ साइंस के अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है, लाइफ साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद अर्थ साइंस आता है, फिजिकल साइंस आता है, मैथमेटिकल साइंस। ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने फिजिक्स से MSc की हो या मैथमेटिक्स से MSc की हो। ठीक है, तो वो उनके अकॉर्डिंग ये उनका सिलेबस आता है। तो CSIR नेट के अंदर आपको सिर्फ इतना समझना है कि जितने भी साइंस के ऐसे स्टूडेंट जिनके पास साइंस है, MSc या ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में उन्होंने कंप्लीट की है, तो वो CSIR नेट एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद UGC नेट की अगर हम बात करते हैं, UGC नेट स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड CSIR नेट स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। UGC नेट के अंदर जितने भी बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग 84 सब्जेक्ट हैं। ऑल सब्जेक्ट के, जैसे आर्ट्स या पॉलिटिकल साइंस से जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब UGC नेट और CSIR नेट में इसमें आप समझ सकते हैं कि सारे जितने भी साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो CSIR नेट के अंदर में आते हैं, और UGC नेट के अंदर बचे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब UGC नेट के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें मोर देन लगभग 84 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि आप इसे नेट एग्जाम को कब दे सकते हैं। तो नेट एग्जाम को देने के लिए आपको सबसे पहले 12th एग्जाम में पास होना पड़ेगा। वो भी सपोज दैट कि आपको स्टार्टिंग से ही टारगेट बनाकर चलना होगा। अगर आप लाइफ साइंस, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, आप वहां से सबसे पहले 12th में वही सब्जेक्ट चुनिए। जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी या मैथ। ठीक है, PCB या PCM से आप कर सकते हैं। नंबर सेकंड, आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो आप ऑनर से कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका टारगेट है जूलॉजी से या बॉटनी से या फिर केमिस्ट्री से या फिजिक्स से, जो भी आपका टारगेट है आप उसी से ऑनर्स, ग्रेजुएशन ऑनर्स से कंप्लीट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल BSc ऑनर्स से, इससे क्या होता है कि आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिल जाता है। वरना BSc को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसमें भी 3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आ जाता है। अगर आप ऑनर से करेंगे तो या तो आपके पास बॉटनी रहेगा या जूलॉजी रहेगा। उसके बाद आप उसी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री कंप्लीट कीजिए, और उसमें लगभग आपके होने चाहिए 50% से ऊपर। ठीक है, कोशिश करें कि आपके लगभग 75 या 70% के से ऊपर वैसे होना चाहिए। ठीक है, वैसे वहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो लगभग 50% कम से कम होनी चाहिए, और SC OBC को थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दिया जाता है 50% का। और फिर उसके बाद यूजेस की बात करते हैं या बेनिफिट्स की बात करते हैं। अगर आप नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, चाहे वो UGC हो या CSIR हो, तो आपको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मतलब कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप के लिए। और नंबर सेकंड ये होता है कि आपको JRF मिलता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अच्छी रैंकिंग से लाते हैं, ठीक है, अच्छी UGC नेट एग्जाम या CSIR नेट एग्जाम के अकॉर्डिंग अच्छी रैंक लाते हैं, तो आपको JRF, मतलब कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एक तरीके से स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है PhD के साथ साथ। लगभग स्कॉलरशिप हो सकती है 25 से, फॉर एग्जांपल आपको 28 से 30 हज़ार तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। किसके अंदर में? JRF अगर आप क्लियर कर लेते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, और आप PhD करने के दौरान आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके बाद एज लिमिटेशंस की बात करें तो जनरल के लगभग 30, मतलब कि 30 साल तक जनरल के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। और SC OBC को थोड़ा बहुत वहाँ पर डिस्काउंट 33, मतलब कि उनकी जो एज है वो 3 साल लगभग बढ़ा दी जाती है। सैलरी की अगर हम बात करें, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आप वहाँ पर लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर लेते हैं, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप लगभग 25 से 40 हज़ार तक पर मंथ तक की आपकी सैलरी होती है। JRF क्लियर करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप JRF क्लियर कर लेते हैं तो आपको PhD के साथ 28 हज़ार से 30 हज़ार स्कॉलरशिप भी दी जाती है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई यूजीसी मतलब कि इस नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग जरूरी है या नहीं है। तो ये डिपेंड आप पर करता है, ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है कि आप जो सब्जेक्ट ले रहे हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप उसमें किस तरह से आपने स्टार्टिंग में मेहनत की है, 12 से लेकर के 11 से ही डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितनी मेहनत की है। उसके अकॉर्डिंग आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, आपको कितना नॉलेज है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग एफर्ट करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेट और सीएसआईआर में मेजर डिफरेंस क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीएसआईआर के अंदर साइंस स्ट्रीम्स मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनके पास साइंस सब्जेक्ट से इन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट की होती है वो जो है सीएसआईआर नेट एग्जाम देते हैं, और इसके अंदर सिर्फ एक ही पेपर होता है और वो भी 3 घंटे का। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है, 1 आवर लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 घंटे का एक ही पेपर होता है। हाँ, पेपर को आपको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है ए सेक्शन बी सेक्शन सी में। वहीं पर अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, तो इसमें सभी के सभी सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट आते हैं, जैसे आर्ट, पॉलिटिकल साइंस, ये काफी सारे में जैसे कि मैंने बताया 84 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, और एवरी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के अंदर आते हैं। और इसका 2 पेपर होता है। ठीक है, इसका 2 पेपर होता है। अभी एग्जाम पैटर्न में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मली आपको नॉलेज दे देता हूँ। अब उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट ये रहता है कि भाई बीटेक कंप्लीट मतलब कि बीटेक वाले स्टूडेंट नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। आप बीटेक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बीटेक एक ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होती है, आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए नेट एग्जाम को देने के लिए, तो बीटेक के स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सो गाइस, करियर अपॉर्चुनिटीज में नंबर फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है गो फॉर ए पीएचडी। आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, और आपको पीएचडी होने मतलब कि जहां पर आप पीएचडी करेंगे, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के, वहां पर आपका एडमिशन आसानी से हो सकता है, क्योंकि एमएससी करने के बाद भी पीएचडी किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जिसने मास्टर डिग्री अपने फेवरेट सब्जेक्ट से की है और साथ में नेट भी क्वालिफाई किया है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए एडवांटेज ये है कि एक तो आपको टॉप जितने भी इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं पीएचडी करने के लिए, वहां पर आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप नेट को बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छी रैंकिंग से आप क्वालिफाई करते हैं, या आपका नंबर जेआरएफ के अंदर आ जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जहां पर स्कॉलरशिप की भी अरेंजमेंट की गई है, जिसके अंदर आपको पीएचडी करने के साथ साथ आपको 28 से 30 हज़ार जो है आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मतलब कि स्कॉलरशिप दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाता है। अब वहीं पर एक ऐसा स्टूडेंट जिसने सिर्फ एमएससी कंप्लीट की है, नेट क्वालिफाई नहीं किया है, तो उस स्टूडेंट के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो ये मेजर डिफरेंशिएशन होता है, और साथ में वो जेआरएफ भी नहीं, मतलब कि उसको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती है। तो ये जो है मेजर डिफरेंस होता है। दूसरा ये होता है कि आप पीएसयू में जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो ऑप्शन ये था कि आप पीएचडी आसानी से कर सकते हैं और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल सकता है, दूसरा, और साथ में आपको जेआरएफ मतलब की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। दूसरा ऑप्शन आपके है नेट क्वालिफाई करने के बाद आप पीएसयू जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएसयू क्या है, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब कि इसके अंदर इंडिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओएनजीसी, ठीक है, और एनटीपीसी। ओएनजीसी क्या है कि ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसके अंदर ये इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, उत्तराखंड देहरादून में है। और यह जो यहाँ पर क्या होता है, ऑयल और नेचुरल गैस का लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा आप देख सकते हैं नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशंस, ये इंडिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। और भी आप देखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर मतलब कि हाई अमाउंट में स्टील का प्रोडक्शन होता है। और भी कुछ कंपनीज जैसे BHEL, IOCL, CIL, ये सारी इंडिया की PSU के अंदर आने वाली टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज है, जहाँ पर एडमिशन मतलब कि जहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जहाँ पर अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिलती है। दूसरा है, उसके बाद और भी ऑप्शन है आपके पास लेक्चरशिप के लिए। आप कहीं पर भी लेक्चरशिप के लिए किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर। अब इसके अंदर आप जो है जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, मतलब कि यहाँ पर लेक्चरशिप में प्रोफेसर भी कई तरह के होते हैं। जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, और साथ में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये है कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जाम पैटर्न किस तरह से होता है। अगर आप इसको नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं।
तो चलिए गाइज, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि नेट एग्जाम जो होता है वो एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। एक साल के अंदर 2 बार, एक जून के महीने में और एक दिसंबर के महीने में। दूसरा कि एग्जाम मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर कैसा होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर मतलब कि ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। मोस्टली ऑफलाइन होता है, बट कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन एग्जाम पेपर भी कंडक्ट करा लिया जाता है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्जाम जो होता है वो 2 तरह का होता है, यूजीसी और CSIR नेट। ठीक है, अब यूजीसी के अंदर मैंने आपको बताया सभी सब्जेक्ट आते हैं, सिर्फ साइंस स्ट्रीम्स को छोड़ करके। साइंस स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट को छोड़ करके यूजीसी के अंदर रिमेनिंग ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड। अब मैं आपको बात यहाँ पर बताता हूँ सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब यहाँ पर दोनों में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं दोनों एग्जाम पेपर में। ये दोनों की सिमिलरिटी है। अब यहाँ पर CSIR में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, और यहाँ पर यूजीसी में यूजीसी नेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इनके लिए अच्छा ऑप्शन होता है, और CSIR नेट के लिए जो CSIR के अंदर आते हैं उनके लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। अब उसके बाद यहाँ पर जो यूजीसी नेट के अंदर 2 एग्जाम पेपर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 एग्जाम पेपर होते हैं। नंबर फर्स्ट पेपर तो जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, वो जनरल एप्टीट्यूड पर बेस्ड होता है। नंबर सेकंड पेपर होता है 200 मार्क्स, जो भी आपके पर्सनल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल जो इसका मार्क्स होता है 300 मार्क्स का ये पूरा पेपर यूजीसी नेट एग्जाम पेपर होता है। अब मैं जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एमसीक्यूज बेस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद CSIR नेट के बारे में अगर मैं आपको बात करता हूं तो इसमें सिर्फ एक पेपर होता है, 200 मार्क्स का होता है, और ये पेपर डिवाइड हो सकता है। एक ही पेपर जो है सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C में डिवाइड हो सकता है। अंडरस्टैंड? तो ये है डिफरेंशिएशन इन दोनों एग्जाम पैटर्न में। और अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल CSIR नेट और UGC नेट, अब इसको क्वालिफाई करने के बाद क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? तो मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या तो आप MSc के बाद PhD कीजिए, तब भी आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हैं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरा, अगर आप MSc करने के बाद आप नेट क्वालिफाई कर लीजिए, तब भी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 2019 में, ये भी आप थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अवेयरनेस के लिए बता देता हूँ कि 2019 में CSIR नेट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट की जो संख्या थी वो लगभग 3690 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था। और इसमें से 7% मतलब कि स्टार्टिंग के जो कुछ टॉप रैंकर्स थे उन्होंने JRF के लिए भी, मतलब उनका JRF भी क्लियर हो गया था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसके अकॉर्डिंग आप PhD करने के साथ साथ आपको लगभग 28 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ मिलता है। तो ये है पूरा UGC और CSIR नेट का एग्जाम पैटर्न। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जूलॉजी आप MSc जूलॉजी से कर रहे हैं, बॉटनी से कर रहे हैं, मैथ से कर रहे हैं, ठीक है, मतलब साइंस स्ट्रीम से या आर्ट से कर रहे हैं, तो आपको अपना सिलेबस भी पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइफ साइंस के अंदर जूलॉजी, बॉटनी और भी काफी सारे सब्जेक्ट हैं जो कि कवर हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह केमिकल साइंस के अंदर केमिस्ट्री के स्टूडेंट आ जाते हैं जो इन्होंने MSc केमिस्ट्री से की है। तो उस आपको वहां पर डायरेक्टली ये नहीं दिया जाएगा सिलेबस, आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा कि आपके पास जूलॉजी है। आप वहां पर जैसे एक कैटेगरी बना दी गई है लाइफ साइंस, और लाइफ साइंस का एक अलग से सिलेबस दे दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से फिजिकल साइंस, इसी तरीके से केमिकल साइंस। तो इस अपना सिलेबस जो है इसके अकॉर्डिंग चेक कीजिए, वरना आपको वैसे नहीं मिलेगा। सो उम्मीद करता हूं आपको काफी सारी नॉलेज मिल गई है नेट एग्जाम के से रिलेटेड। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट के नीचे मेंशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।